हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केटीजी के बारे में। केटीजी में हम सीखेंगे कि कैसे डांस करते हुए पार्टिकल्स हमें ये बताएंगे कि गैस के लॉज को वो किस तरह से गवर्न करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में उनका क्या रोल है। चलो मैं बताऊं कि हम केटीजी पढ़ते क्यों हैं। केटीजी हम फंडामेंटली देखें तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है फंडामेंटली। थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो स्पेसिफिक हीट आप पढ़ेंगे या हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे गैसेस के अंदर, और आप जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उनके जो रूट्स हैं दे आर फ्रॉम केटीजी। रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करूं तो वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने में और हीट इंजन्स के अंदर केटीजी के लॉज का बहुत वाइजली यूज़ किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई मेन के अंदर हम हर साल एक से दो क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, और नीट के अंदर एक क्वेश्चन हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आ सकता है। तो एग्जामिनेशन वाइज भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम अपने कोर्स में 4 वीडियोस के अंदर इसको कवर करेंगे, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के 4 वीडियोस होंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। आज हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आइडियल गैस इक्वेशन। हम आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस बच्चों, जो आइडियल हम जिस गैस को मानेंगे, जिसके ऊपर हम गैस के लॉज लगाएंगे, उसके बारे में कुछ अजम्पशंस हैं जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे कि हम किस गैस को आइडियल गैस बोलेंगे और किस गैस के लिए हम गैस लॉ डिफाइन करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट है कि साइज ऑफ गैस molecules are negligibly small। गैस मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। एक सिंगल पार्टिकल की बात करूं गैस के, तो बहुत स्मॉल स्फीयर होता है, बहुत स्मॉल। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है और आइडियल गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट पे या एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, तो सभी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, स्मॉल स्फीयर्स ऑफ नेग्लिजिबल साइज। ठीक। दूसरा, जो आइडियल गैस के कोलिजन्स होंगे, all collisions are elastic। तो अगर इलास्टिक कोलिजन्स होंगे पार्टिकल पार्टिकल के और पार्टिकल और वॉल के, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज कंजर्व्ड। तीसरा पॉइंट है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, particles travel in straight line। मतलब बच्चों, अगर एक कोलिजन यहाँ हुआ एक पार्टिकल का यहाँ पे, और सेम पार्टिकल दूसरी जगह कोलाइड करेगा दूसरे पार्टिकल से, और ये फिर कहीं चला जाएगा, ऐसे ये कहीं से आया था। तो जब यहाँ पे दो कोलिजन्स हो रहे हैं, तो दो कोलिजन्स के जो बीच का पाथ होगा बच्चों, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारी असम्पशन है आइडियल गैस के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पार्टिकल्स
इज ज़ीरो। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होगा, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस या आइडियल गैस क्या होगी बच्चों? ज़ीरो। इससे ये पता चलता है कि अगर गैस के पास कोई इंटरनल एनर्जी है तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो हमें कंजर्व्ड मिली है कोलिजन्स की वजह से, इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती आइडियल गैस के पास। पांचवा पॉइंट, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नेग्लिजिबल। दो लगातार जैसे ये कोलिजन्स हुए हैं, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको क्या मानते हैं बच्चों? नेग्लिजिबल मानते हैं। नेक्स्ट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एवरेज होता है मीन फ्री पाथ। मतलब बच्चों बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे होंगे, सबके बीच में जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं उनका जो डिस्टेंस है अगर सबका एवरेज कर दें तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट पोस्टुलेट है बच्चों, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल को बहुत स्मॉल पार्टिकल बोल रहा हूँ और उसका मास बहुत नेग्लिजिबल है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है हम आइडियल गैस के अंदर उसको इग्नोर करते हैं, ये हमारी अजम्पशन है और वो इतना स्मॉल होता है कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज negligible on ideal gas। अब these are the postulates of ideal gas। अब जो गैस इन postulates को फॉलो करेगी वो गैस गैस लॉ को भी फॉलो करेगी। आइडियल गैस का एक लॉ होता है जिससे कि जो एक आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों आती है वो हम पढ़ते हैं। मतलब जो गैस इन सभी पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगी उसे आइडियल गैस बोला जाएगा। और उसके लिए जो आइडियल गैस लॉ है वहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन आती है बच्चों एक हमारे पास। इस इक्वेशन को सारी आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं। इक्वेशन बच्चों आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT। इसमें बच्चों प्रेशर क्या है, P क्या है? प्रेशर। V क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है बच्चों? टेम्परेचर। अगर बच्चों इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT में आपको प्रेशर जो है वो मेजर मतलब दिया हुआ है पास्कल्स में, वॉल्यूम जो है वो दी हुई है बच्चों मीटर क्यूब में, और टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है केल्विन में, मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। तो जो R की वैल्यू है गैस कांस्टेंट की वो आप लिखेंगे 8.314 SI यूनिट्स। R की वैल्यू होगी 8.314 SI यूनिट्स। अब बच्चों जो आइडियल गैस इक्वेशन है विच इज PV इज इक्वल टू nRT, इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है।
एक ये तो फॉर्म हमारे पास है ही, इसके अलावा एक और फॉर्म है जिसमें आप इसको लिख सकते हो। इसी से मॉडिफाई करेंगे, P इंटू वी। यहाँ पे बच्चों ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, लेट सपोज स्मॉल m, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइडियल गैस दैट इज कैपिटल M, इंटू R इंटू टेम्परेचर। अब यहाँ पे मास को आप और वॉल्यूम के साथ आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो पी एम इज इक्वल टू एम अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा आपके पास, डेंसिटी बन जाएगा। सो P इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। हम कई बार पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह पी एम इज इक्वल टू रो आर टी भी यूज करते हैं। यहाँ पे P प्रेशर है, M है मॉलिक्यूलर मास, रो है बच्चों डेंसिटी ऑफ गैस, आर अगेन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी जो है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। नाउ लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें आपको एक एयर बबल दिया हुआ है जिसका रेडियस 2 mm है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब वो एक रिवर के बॉटम पे है जो 3.3 मीटर डीप है। यहाँ पे मैंने डेप्थ बना दी, बॉटम पे बबल बना दिया। आपको बबल का रेडियस बताना है जब ये बबल सरफेस पे आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप 10 की पावर 5 लेंगे और डेंसिटी आप 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एयर बबल के अंदर वाली गैस को आइडियल गैस मान के हम उस पर आइडियल गैस लॉ लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल प्रेशर जो होगा वो 1 atm के इक्वल होगा, और जो इनिशियल प्रेशर होगा वो 1 atm या P फाइनल प्लस H रो जी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्योंकि डेप्थ आ गई नीचे। चलिए गैस लॉ को देखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो गैस लॉ कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब बबल के अंदर रहने वाले एयर मॉलिक्यूल्स का एन आर और सेम रहेगा। टेम्परेचर की यहाँ कोई बात नहीं की, सो वी हैव टू टेक इट कांस्टेंट। तो P इंटू वी हमारा हो गया कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। लेट अस सपोज ये जो कंडीशन है इसको हम लोग इनिशियल बोल लेते हैं, इसको हम लोग बोल लेते हैं फाइनल। तो इनिशियली P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है PF प्लस H रो जी इंटू वॉल्यूम इनिशियल क्या है 4/3 पाई R इनिशियल का क्यूब, दैट इज इक्वल टू P2 इज PF एंड V2 इज 4/3 पाई RF क्यूब। आपको निकालना क्या है, आपको RF निकालना है। PF जो है वो 1 atm है जिसकी वैल्यू है 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ प्लस हाइट है 3.3, डेंसिटी आपको गिवन है 1000, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। अच्छा यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, इनटू R इनिशियल जो है उसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग 2 mm इसका क्यूब, दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर जो था वो है 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल इंटू RF का क्यूब। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ 10⁵ है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये आ जाएगा बच्चों 1.33 इंटू 10⁵ टाइम्स 2 mm का क्यूब इज इक्वल टू 10⁵ इंटू RF का क्यूब। 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो फाइनल रेडियस ऑफ द बबल आ जाएगा 2 mm मल्टीप्लाइड बाय 1.33 ⁵ 1/3, इतने mm आ जाएगा हमारा
फाइनल रेडियस ऑफ बबल जो कि सरफेस पे आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ दिया है जिसमें हमें टेम्परेचर्स में रिलेशन बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन का जो हमने सेकेंड फॉर्म था P इंटू एम इज इक्वल टू रो आर टी उसका यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चों मैं P बाय रो को लिख सकता हूँ आर टी बाय एम। अब सिंगल गैस या सिंगल आइडियल गैस की बात की है, उसके दो ग्राफ बनाए हैं, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा उसका और आर तो सेम होता है सबके लिए। तो ये जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन हमें P बाय रो के साथ इस इक्वेशन में मिल गया। अब P बाय रो क्या होगा, P वर्सेस रो ग्राफ का स्लोप। तो अगर P बाय रो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो P बाय रो कब ज़्यादा होगा, जब स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप किसका ज़्यादा है, T1 का। तो T1 का स्लोप ज़्यादा है तो T1 जो है वो बड़ा होगा T2 से। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक टायर ऑफ मोटर कार जो 15 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा के 35 कर देता हूँ तो आप अप्रॉक्सीमेटली बता दीजिए कि प्रेशर में कितने % चेंज आएगा। इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ टायर, मतलब जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक हो गई, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो गई। तो पहले मैं जितने अब हमें जो टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में लिख देता हूँ एसआई में। तो टेम्परेचर इनिशियल जो है वो 15 + 273 दैट इज़ 288 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर जो है 35 + 273 दैट इज़ 308 केल्विन। ठीक। अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ गैस इक्वेशन की तो वो है PV इज इक्वल टू nRT। पहले हम लिखते हैं फाइनल के लिए। तो फाइनल प्रेशर मान लीजिए PF, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो V, नंबर ऑफ मोल्स भी उतने रहेंगे, R भी वही रहेगा, टेम्परेचर जो था वो फाइनल था 308। ठीक है। इनिशियल के लिए अगर इक्वेशन लिखूं तो प्रेशर इनिशियल मान लीजिए PI था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है बच्चों वो है 288। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, NR से NR कैंसिल, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को मतलब वन को माइनस कर दो दोनों से, तो मतलब ये PF अपॉन PI -1 इज इक्वल टू 308 बाई 288 -1। यहाँ ये करने से क्या मिला मुझे, ये मिला P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर। तो ये आ जाएगा 308 - 288 बाई 288। अब मैं दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो आएगा डेल्टा P बाय P इंटू 100, परसेंटेज चेंज आ जाएगा प्रेशर में। वहाँ 308 में से 288 निकालो, आपको मिलेगा 20/288 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 6.94%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7% के इक्वल है। 7% के इक्वल है। तो अब उन्होंने बोला है अप्रॉक्सीमेट बताइए, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है जो याद होनी चाहिए। कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं होती, बट आइडियल गैस की तरह बिहेव ज़रूर करवा सकते हैं हम उसको। कैसे करवा सकते हैं, अगर गैस का प्रेशर बहुत लो कर दें और टेम्परेचर बहुत हाई कर दें। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं हम उनको मिनिमाइज और नेग्लिजिबल कर दें, कोलिजन्स को जो है वो इलास्टिक करने की कोशिश करें ताकि जो गैस है वो बेसिकली आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। तो इसलिए कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू करेगी, क्लोज हो जाएगी, उसके परफेक्ट तो नहीं हो पाएगी, क्लोज हो जाएगी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ऑप्शन बी। तो ये याद रखना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट वीडियोस। 3 और वीडियोस आ रहे हैं, वो भी इसी ऑलमोस्ट ड्यूरेशन के होंगे। देन वी आर डन विद आवर KTG। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।